आज के डिस्कशन का विषय प्रतिपूरक भेदभाव का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन। जैसा कि आप समझते हैं दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान किसी भी प्रकार के भेदभाव को परमिशन नहीं देता, वो भेदभाव की कोई इजाज़त नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि वो किन सिचुएशंस में, वो ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें भारतीय संविधान भेदभाव की बात करता है। इसके बारे में जानने के लिए हम आगे चलते हैं। यहाँ से हम एक बात देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन की मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ, प्रतिपूरक भेदभाव की जो बात करने जा रहा हूँ, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिस क्या है। जबकि आप जैसा समझते हैं दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी किसी प्रकार के भेदभाव की जगह नहीं है। मैं अपने पिछले लेक्चर में ये बात पूरी तरह से क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन आज हम उस बेसिस को जानना चाहते हैं कि वो क्या आधार है, वो क्या बेसिस है और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन को परमिट करता है। लेट अस बिगिन विद प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स वी द पीपल को हासिल करने हैं। तो लेट अस मूव इन एंड जस्ट सी। प्रीएम्बल में ये बात क्लियर लिखी हुई है कि वी आर टू सिक्योर द इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोगों को ये हासिल करना होगा। ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव। इसके साथ चलते हुए हम पार्ट 3 में आ जाते हैं और वहाँ पर आर्टिकल 14 को लेते हैं, जो आर्टिकल 14 सामान्य तौर पर किसी भेदभाव की इजाज़त नहीं देता। वो ये बात कहता है कि जो स्टेट है, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लॉ विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, कोई भेदभाव कर ही नहीं सकता। ये आर्टिकल 14 की मैंडेट है। किसी भी पर्सन के लिए इक्वलिटी बिफोर डिनाई नहीं किया जा सकता। नाउ अब आगे चलते हैं कि आर्टिकल 14, 15, 16 ये 3 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूं। आर्टिकल 14 एक जनरल आर्टिकल है जो इक्वलिटी की बात करता है और आर्टिकल 15 एक स्पेसिफिकेशंस में बात करता है। आर्टिकल 16 ऑल्सो स्पेसिफिकेशन में बात करता है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल 15(1) prohibits state from making discrimination on ground of religion, race, caste, sex, place of birth and any of them। ये क्लियर कट है कि इन स्पेसिफिक ग्राउंड्स पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। स्टेट कैन नॉट डू सो। अब आप आर्टिकल 16 क्लॉज 1 पर आ जाते हैं तो वहां पर एक गारंटी दी गई है। वो गारंटी है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। अगर सरकार की कोई सर्विसेज निकाली जा रही हैं, कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट है, तो उसमें सभी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, उनको सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी होगी। अब हम जल्दी से आ जाते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 2 पर, जहां की जो कि स्टेट को प्रोहिबिट करता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन का ग्राउंड कभी भी, ग्राउंड रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस एंड एनी ऑफ देम वो नहीं ले सकता। तो आपने देखा कि जहां एक और मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल 14 क्लियरली कहता है कि जो भेदभाव है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। उसके बाद 15, 16 में आपने देखा, 16 क्लॉज 2 में देखा कि वहाँ पर कुछ ग्राउंड्स, स्पेसिफिक ग्राउंड्स दिए गए हैं जिनमें कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं
कर सकता है। इसके बाद एक बात और ध्यान में रख कर के चलें कि आर्टिकल 14 में जहां मैंने कहा इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बट स्टेट इज परमिटेड टू मेक रीजनेबल क्लासिफिकेशंस। व्हाई रीजनेबल क्लासिफिकेशंस? बिकॉज आर्टिकल 14 रिक्वायर्स कि लाइक्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक। तो जो लाइक्स बनाने के लिए एक क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, एक क्लास बनानी पड़ेगी, लेकिन वो क्लासिफिकेशन वो रीजनेबल होना चाहिए। अब आगे को चलते हैं इसी लाइन को लेते हुए। नाउ सी आर्टिकल्स 15 क्लॉज 1, 16 क्लॉज 1 आर स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन लॉ एज मैंडेटेड इन आर्टिकल 14। यहां पर एक कॉन्सेप्ट में आपको ऐड करके दिखाना चाहता हूं कि मैं अगर आर्टिकल 15 क्लॉज 1, 16 क्लॉज 1 को लेता हूं, तो जो आर्टिकल 14 में एक इक्वालिटी इन लॉ जनरल दी गई है, सामान्य तौर पर दी गई है, वो इन दोनों आर्टिकल में स्पेसिफिक तरीके से दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम आर्टिकल 14, 15 क्लॉज 1, 16 क्लॉज 1 को ले लेते हैं, तो इन तीनों आर्टिकल को कंबाइंड करके हम ये बात बिल्कुल कह सकते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है कि जिनके लिए ये आर्टिकल्स ये श्योर नहीं करते कि इक्वलिटी इन लॉ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वो ये श्योर करते हैं कि इक्वलिटी इन लॉ होनी चाहिए और है। अब आगे को बहुत जल्दी चलता हूं मैं। आर्टिकल 14 प्रीक्लूड्स डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड। एक जनरल स्टेटमेंट आया कि आर्टिकल 14 को अगर हम लेते हैं तो वो किसी भी डिस्क्रिमिनेशन की इजाजत नहीं देता, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड। बट आप जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के दौरान रीजनेबल क्लासिफिकेशन के दौरान ये बताया कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज परमिटेड, इसलिए हम कह सकते हैं जहां एक और आर्टिकल 14 डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को प्रतिबंधित करता है, वहीं पर आप देखें कि एवरी लेजिस्लेटिव डिफरेंशिएशन इज not necessarily discriminatory if based upon a reasonable classification। तो यहां पर दो शब्द हैं हमारे पास में कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन आर्टिकल 14 ये परमिशन देता है और वो कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंशिएशंस in order to make classifications, a classification in order to fulfill the the content of lights should be treated alike। वो स्टेट डिफरेंशिएशन करेगा और जब डिफरेंशिएशन करेगा तो वहां पर आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन अगर रीजनेबल क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है तो ऐसी कंडीशन में वो डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 14 के द्वारा प्रोहिबिटेड नहीं है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मैं आपको ध्यान दिला दूं कि जब कभी भी क्लासिफिकेशन की जरूरत हो रही है तो स्टेट को उसकी एक सबस्टेंटिव बेसिस ढूंढनी पड़ेगी और उन सबस्टेंटिव बेसिस को ढूंढ करके सबस्टेंटिव ग्राउंड्स बनाने पड़ेंगे। उन ग्राउंड्स का लॉ के उद्देश्य के साथ में कनेक्शन होना चाहिए। दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ द रीजनेबल क्लासिफिकेशन विच इज ऑल्सो नोन एज अ नेक्सस टेस्ट। अब आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इक्वालिटी इन लॉ एंड इक्वालिटी इन लॉ एंड इक्वालिटी इन फैक्ट, देयर आर टू फ्रेजेस वी आर टू कीप इन माइंड। दो फ्रेज हैं हमारे पास में, इक्वालिटी इन लॉ एंड इक्वालिटी इन फैक्ट। Now equality in law are to be distinguished from equality in fact। ये दोनों होती क्या हैं? अब आगे की बात करते हैं, क्योंकि हमें आगे
जो कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन है उनका बेसिस ढूंढना है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में परमिशन ढूंढनी है। दो बातें यहाँ, तीन बातें हमको मिली हैं। रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज परमिटेड, नंबर 1। दूसरी बात है इक्वलिटी इन लॉ को हमें इक्वलिटी इन फैक्ट से अलग करना होगा, उसके जो भिन्नता हैं वो हमें देखनी पड़ेंगे। इसी के साथ में आपको श्री श्रीनिवासन थिएटर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस की तरफ लेकर के चलता हूं। इट वाज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1992, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इक्वलिटी इन लॉ को इंटरप्रेट करते हुए एक बात यह कही कि स्टेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, और वो ऑब्लिगेशन ये है कि सोसाइटी में वो इक्वालिटी लाए। मींस ऐसी पॉलिसी बनाए, ऐसा लॉ बनाए जिससे हमारी सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है वो कम हो और वो इक्वालिटी को लाए। मोर इक्वालिटी इज टू बी ब्रॉट बाय द स्टेट थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ लॉ। यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई। तो यहां पर बेसिस बनता चला जा रहा है, और आप भी सोच रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों परमिशन कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन की देने जा रहा है या देगा। अब आपको एक बात और मैं लेकर के चलता हूं, जहां इक्वलिटी इन लॉ एंड इक्वलिटी इन फैक्ट को क्लियर करने के लिए मैं एक एड्रेस जो यूएस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस विलियम जे ब्रेनन ने दिया था, लॉ डे के दिन दिया था, और लॉ डे में लॉ डे के टाइम में एड्रेस देते हुए उन्होंने कहा कि एक ग्रेट सोसाइटी अबव ऑल कीप्स इट्स प्रोमिसेस। आई कैन नॉट पर्सनली अफर्म फॉर माई सेल्फ दैट वी हैव अफोर्डेड our disadvantaged citizens these rights and responsibilities in a real significant way. Only a revolution of attitudes can translate equality in law into equality in fact. यहां पर समझने की बात यह है, जस्टिस विलियम जे ब्रेनन ने एम्फेसिस किया इस फैक्ट पर कि जो डिसएडवांटेज सिटीजन्स हैं वो उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको बराबरी पर लाना एक हमारा प्रॉमिस है। एक अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखता हूं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का एक प्रॉमिस है, एक कमिटमेंट है। तो वी द पीपल का कमिटमेंट क्या है कि वी आर टू ट्रांसलेट इक्वालिटी इन लॉ इनटू इक्वालिटी इन फैक्ट। हमको इक्वालिटी इन लॉ को ट्रांसलेट करके इक्वालिटी इन फैक्ट में लाना है। मींस जो डिसएडवांटेज्ड सिटीजन्स हैं, जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, उनको प्रतिपूरक भेदभाव करने के आधार पर, उनको प्रोटेक्टिव कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन करने के आधार पर उनको बेनिफिट दे करके उनको बराबरी के दर्जे पे लाया जाना चाहिए। ये लाया जाना यही इक्वालिटी इन लॉ इनटू इक्वालिटी इन फैक्ट होगी। तो आपने देखा कि यहां तक पूरा ग्राउंड बना, यहां तक एक बेसिस बना, क्योंकि आप ये बात समझते हो कि ऑल आर नॉट इक्वल। जब ऑल आर नॉट इक्वल, some are the weaker sections, disadvantaged group, they are the weaker sections. They are, in Indian context there are the scheduled caste, there are the scheduled tribes, they are known as the backward classes. तो backward classes हैं, backward classes are a weaker section, disadvantaged section of the society. उनके लिए बराबरी फैलाने के लिए उनका ट्रीटमेंट इक्वलिटी इन लॉ में इक्वल हो जाए, तो ये उनको लाना पड़ेगा, यही इक्वलिटी इन फैक्ट को बराबरी में लाने की बात है। इसलिए कंपनसेटरी प्रोटेक्शन की बात यहां पर देखने को मिलती है। चलिए आगे बात चलते हैं, और मैं आपको फिर एक दूसरे एंगल से अपनी बात को सपोर्ट करने की कोशिश करता हूं कि ये बेसिस जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसको मैं आपको बता रहा हूं, वो सभी तरह से सपोर्ट किया जा रहा है।
अमेरिकन सिस्टम को भी मैंने आपको बता दिया. नाउ आई एम जस्ट टेकिंग वन द observation from the case minority schools in Albania 1935. Permanent Court of International Justice, the court had observed in this case that equality in law preclude discrimination of any kind. This is the general statement. मतलब यह है कि equality in law does not tolerate, does not allow any discrimination, any type of the discrimination. एक पॉइंट ये हो गया. लेकिन सवाल इस बात का आ रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन शुड बी अलाउड. एक तरफ कही जा रही है कि इक्वालिटी इन लॉ डज नॉट अलाउ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड, और दूसरी तरफ बात आ रही है कि डिस्क्रिमिनेशन शुड बी अलाउड. लेकिन डिस्क्रिमिनेशन क्यों अलाउ? क्योंकि इक्वालिटी इन फैक्ट नहीं है. इसलिए इक्वालिटी इन फैक्ट में लाने के लिए proportionately compensatory discrimination should be allowed. I'm coming back to the point, whereas equality in fact may involve the necessity of differential treatment in order to obtain result which establishes an equilibrium between different situations. Try to understand कि जब हम equality in fact की बात करते हैं तो यह कहता है कि इक्वालिटी इन फैक्ट को ट्रांसलेट करने के लिए इन इक्वालिटी इन लॉ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जरूरी है. डिफरेंशियल ट्रीटमेंट किसके लिए? डिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू द बैकवर्ड क्लासेस, टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, टू द डिसएडवांटेज ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, ताकि उनको इस लेवल पर लाया जाए, उस लेवल तक लाया जाए जहां पर कि इक्वालिटी इन लॉ का डिक्लेरेशन की इक्वालिटी इन लॉ डज नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, वो वहां तक पहुंच जाए. तो आपने देखा कि ये लेवल की बात भी यहां पर देखने को मिली. नाउ प्लीज कम टू द अदर साइड. अब हम बहुत जल्दी से देखने की बात करते हैं क्योंकि आई हैव ऑलरेडी लिंक टू द प्रियम्बल and the other philosophical basis of discriminatory compensatory discrimination. Now I'm coming down just to see the Constitution of India कि अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 15(4) of 16(4) में डॉक्ट्रिन ऑफ कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन की बात मिलती है. और इन दोनों आर्टिकल्स के अब हम स्कोप को देख लेते हैं. आर्टिकल 15(4) में अगर हम जाते हैं तो 15(4) applies to all dealings, every walks of life. मैं आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की डीलिंग अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ एक डीलिंग छोड़ी जाती है. वो ये है कि अगर कोई डीलिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में हो रही है तो उसके लिए आर्टिकल 15(4) अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आर्टिकल 16 क्लॉज 4 अवेलेबल है. नाउ सी फर्दर. तो आपने देख लिया यहां पर कि वेयर इज द डिस्क्रिमिनेटरी कंपल्सरी डिस्क्रिमिनेशन प्रोविजन इज गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब दूसरी बात, एक बात और बताऊंगा कि आर्टिकल 15(4) वाज नॉट गिवन इन ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड इन 1951. 1951 में इसको अमेंड किया गया और आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को जोड़ा गया. और जोड़ा इसलिए जोड़ा गया कि टू ब्रिंग आर्टिकल्स 29 इन लाइन विद आर्टिकल 16(4), 46 एंड 340 एंड टू रिजर्व सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स एंड टू ओवरराइड द डिसीजन इन चंपाकम 1950 में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया गया था. Now, let us just see what is given in Article 29 Clause 2. 29 Clause 2 clearly says, no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state
or receiving aid out of the state funds on grounds only of religion, race, caste, language, or any of them. Now let us move further and let us see the status of Article 15 Clause 4 and Article 16 Clause 4, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये दोनों क्लॉज ऐसे हैं जिनमें कि पावर दी गई है स्टेट को कि वो कंपनसेटरी प्रोविजंस लाए और इस तरह के मेजर्स करे ताकि जो इक्वलिटी इन फैक्ट में अंतर है उसको बराबरी के दर्जे पे लाया जा सके। अब इसकी बैकग्राउंड में कुछ फैक्ट्स आपको मैं बताता हूं जिससे बातें आपकी क्लियर होंगी। आप सभी जानते हैं इंदिरा साहनी वेरी फेमस केस डिसाइडेड इन 1993। आप ये समझने की कोशिश करें। अब मैं एक बात को फिर से कह देता हूं कि 15 क्लॉज 4 एक ऐसा क्लॉज है जहां पर कि स्टेट थ्रू दी मैकेनिज्म ऑफ रिजर्वेशंस एवरी वॉक ऑफ लाइफ अदर देन दी एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज वो वहां पर रिजर्वेशंस कर सकता है, चाहे वो एडमिशंस हैं और किसी भी तरह के और मेजर्स हैं वो ऐसा करेगा। 16(4) में मैं आपको बता दूं वहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कही गई है, लेकिन इंदिरा साहनी में इक्वल अपॉर्चुनिटी का जो रिजर्वेशन की बात थी उसको तो एक्सेप्ट किया, लेकिन प्रमोशन के केस में इंदिरा साहनी के केस में यह डिनाई कर दिया गया था कि प्रमोशन की जहां तक बात है वो कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर रिजर्व नहीं किया जा सकता और स्टेट प्रमोशन के मेजर्स को लेकर के वो ये नहीं कह सकता कि भाई हम जो इक्वलिटी इन फैक्ट है उसको इक्वलिटी इन लॉ में लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, इन 1995 77th अमेंडमेंट किया गया। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि अगर जुडिशरी किसी ऑर्डर को देती है तो लेजिस्लेचर भारतीय संविधान में अमेंड करके वो अपनी विश को, अपनी डिजायर को इम्प्लीमेंट कर सकती है। इंदिरा साहनी के केस के बाद में 77th अमेंडमेंट लाया गया, 16(4)A को जोड़ दिया गया और 16(4)A में यह बात कह दी गई कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू होगा। अब आगे चलते हैं कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि थॉमस, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस थॉमस, 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया एक केस को जिसको कि मैं आगे बताऊंगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एकदम क्लियर बात कह दी गई थी कि 16(4) इज नॉट एन एक्सेप्शन टू 16(1). तो प्रेजेंट केस में प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखते हैं तो थॉमस का केस जो डिसाइड हुआ था 1976 में, दैट इज एप्लीकेबल। इट इज सेटल्ड लॉ दैट नाउ रिजर्वेशन इज नॉट अंडर मैटर ऑफ 16(4) बट इट इज ऑफ आर्टिकल 16(1). 1976 से पहले जो रिजर्वेशन था वो 16(4) के तहत देखा जाता था, लेकिन 1976 के बाद में यह देखा गया कि जो रिजर्वेशन है वो आर्टिकल 16(1) के प्रोविजन के तहत आएगा। अब देखिए एक केस आया 2000 में बीरपाल सिंह का, उसके बाद में 85th अमेंडमेंट हुआ और 85th अमेंडमेंट के बाद में आर्टिकल 16 में 4 भी जोड़ दिया गया, कैरी फॉरवर्ड रूल की बात कही गई। उसके बाद एम नागराज 2006 में डिसाइड किया गया जिसमें कि 77 और 85th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया क्योंकि यहां पर कैरी फॉरवर्ड रूल की बात थी और जो प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एम नागराज के केस में इन दोनों ही अमेंडमेंट को अपहेल्ड किया। क्यों किया कि उन्होंने कहा
कि ये स्टेट की डिस्क्रिशन है कि वो किसको रिजर्वेशन दे और किस स्टेज पर वो रिजर्वेशन देगा। इसको कोर्ट डायरेक्ट नहीं कर सकता, वो ये नहीं कह सकता कि तुमको रिजर्वेशन कहां पर देना है, कहां पर नहीं देना। लेकिन रिजर्वेशन देने के बाद, चाहे वो प्रमोशनल लेवल पर हो या कैरी फॉरवर्ड रूल की बात हो या एट इनिशियल लेवल पर रिजर्वेशन की बात हो, वो किसी वॉक ऑफ लाइफ में बात हो या गवर्नमेंट में सर्विसेज में बात हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसे अपने जुडिशियल रिव्यू के तहत वो ये बिल्कुल देख सकता है कि क्या जो स्टेट ने अपने मेजर्स लिए इन टर्म्स ऑफ द रिजर्वेशन to promote the or to advance the the weaker section of the society, वो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के तहत ही हैं या उससे ऊपर जा रहे हैं। यदि वो ऊपर जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट थ्रू इट्स जुडिशियल रिव्यू वो उसको स्ट्राइक डाउन कर देगा। अब जल्दी से हम आर्टिकल 15 क्लॉज 4 पर आ जाते हैं, 16 क्लॉज 4 पर आ जाते हैं, जिसमें कि मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूं। ये दोनों ही आर्टिकल जिनमें रिजर्वेशंस की बात है, जिनमें कि कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन की डॉक्ट्रिन है, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिशन स्टेट को देते हैं। दे डू नॉट क्रिएट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में इन राजेश्वरन केस में डिसाइड करके साफ तौर पर कह दिया गया। तो आपको यहां पर एक बात देखने की बात मिलेगी कि जो कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन की बात है वो स्टेट के पूरे पावर में आता है, और दोनों आर्टिकल्स 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4 आर इनेबलिंग प्रोविजन। इसके बाद एक और फैक्ट मैं आपके नजर में लाता हूं। आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 4 प्रोफेस to bring the socially and educationally backward people to the forefront। आप ध्यान में रखें कि इन दोनों आर्टिकल्स का ऑब्जेक्टिव है कि जो बैकवर्ड क्लास ऑफ पीपल है उनको बराबरी के दर्जे पर लाना, ताकि इक्वलिटी इन लॉ सामान्य तौर पर, जनरल तौर पर क्लेम की जा सके। नाउ सी, reservation of appointments or posts in article 16(4) to achieve equality in fact, because keep in mind these two expressions, equality in law and equality in fact. State is allowed to make any special provision under article 15, any special provision, but every provision which the state makes is subject to the judicial review। लेकिन जुडिशरी ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि तुम इस प्रोविजन को करो, इस प्रोविजन को मत करो। नाउ सी आर्टिकल 46 क्या कहता है? द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, इन पर्टिकुलर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एंड शैल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम social injustice and all forms of exploitation. This is the positive obligation given in DPSP under Article 46. C. अब यहां तक बात हो गई कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेटरी जो डॉक्ट्रिन है वो इन दोनों आर्टिकल्स में है, बेस हो गया, क्लियर हो गया, और सीधा लिंक इसका preamble से है, where we are to secure the equal status and equal opportunity to all citizens। अब मैं आपको ये बात भी क्लियर करना चाहूंगा कि जो मैं कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूं, इसको प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है, प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, पॉजिटिव ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, और अफर्मेटिव एक्शन भी कहा जाता है। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरह से ये समझ चुके होंगे कि कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन की जरूरत क्यों है,
और जरूरत एक सिंपल जरूरत नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट क्यों है, और अगर है तो उसका बेसिस क्या है, उसका जस्टिफिकेशन क्या है, और उसका सिद्धांत क्या है। लेट अस जस्ट मूव टू जुडिशियल व्यू एंड रिव्यू। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी स्पेशल प्रोविजन विच इज टेकन बाय the state in for advancing the weaker section of the society is not beyond the judicial view and judicial review. See, अब फिर आपको दोबारा से सैद्धांतिक तौर पर मैं पीछे लेकर के चलता हूं और आप देखेंगे कि मैं आपको आर्टिकल 14, 15 क्लॉज 1, 16 क्लॉज 1 इन 3 आर्टिकल्स के को लेकर के पास लेकर के चलता हूं और मैं कहता हूं जनरल राइट टू इक्वालिटी इन तीनों आर्टिकल्स में दिया गया है। जनरल राइट टू इक्वालिटी, जनरल राइट टू इक्वालिटी का मतलब यह हुआ कि ये डिस्क्रिमिनेशन परमिट नहीं करते हैं। नाउ सी, कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन एज आई हैव ऑलरेडी सेड। अब और आगे आप बात समझने की कोशिश करें। इन 1964 देवादसन, बालाजी इन 1962 कोर्ट ने ऑब्जर्व किया द कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन प्रोग्राम अंडर क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल्स 15 एंड 16 should not prevail over the general right of equality. See, this is the limitation provided by the court of law, that state is allowed to take the measures for advancement for the weaker sections, backward classes, scheduled caste, scheduled tribes, लेकिन ऐसा इतना बेनिफिट वो नहीं दे सकता जिससे कि जनरल राइट ऑफ इक्वालिटी को पर इंपैक्ट पड़े, उस पर प्रभाव पड़े। सी, बहुत जल्दी से हम यहां पर आ जाते हैं। नाउ सी, जस्टिस गजेंद्र गडकर स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन इन बालाजी 1962। जस्टिस सेड it would be extremely unreasonable to assume that in enacting Article 15 Clause 4 of the Constitution intended to provide that where the advancement of the backward classes or the scheduled caste and tribes was concerned, the fundamental rights of the citizens constituting the rest of the society were to be completely and absolutely ignored. Please try to understand that there is a society in which one section or one portion of the persons is that they are not backward, they are forward class, but other part of the society is that कि वो backward हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं। तो ऐसी कंडीशन में शर्त यह है कि उनके लिए कंपनसेटरी प्रोविजंस लाए जाएं, प्रतिपूर्ति उपाय किए जाएं, लेकिन वो इतने नहीं किए जाएं कि जो जनरल सिटीजन्स है उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो। दिस इज दी बैलेंसिंग कंडीशन, ताकि कोई संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। बालाजी के केस में एक बात यह कह दी गई जिसको आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 50% अगर आप रिजर्वेशन लेकर के आ रहे हैं तो आप 50% से ज्यादा लेकर के ना आए। इसको यहां पर इस तरह की बात को समझने की कोशिश करें कि बालाजी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने असेस किया कि 50% एक ऐसी लिमिट हो सकती है या नहीं, ये तो केस टू केस डिफर करेगा, लेकिन हो सकती है कि उसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड सेक्शन ऑफ द पीपल के बीच में एक बैलेंस स्थापित किया जा सकता है। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू
कि जहां 50% का असेसमेंट एक क्राइटेरिया दिया, वहीं पर आप ये समझने की कोशिश करें कि ऐसी बात नहीं है कि मान लीजिए किसी केस में 50% से नीचे जा करके 40%, 30% स्टेट ने रिजर्वेशंस के थ्रू कुछ मेजर्स किए, तो क्या वो जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट टू नहीं होंगे? वो बिल्कुल होंगे। नाउ लुक अपॉन दिस पॉइंट, क्योंकि अब मैं आपको एक दूसरे एंगल से भी समझाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा रेफरेंस मैंने अभी पहले दिया 1976 का, और मैंने आपको बताया कि प्रायर टू 1976 16 clause 4, Article 16 clause 4 was treated as an exception to Article 16 clause 1। लेकिन इस केस में, थॉमस केस में, मेजॉरिटी ने एक क्लियर कर दिया। क्या क्लियर किया? द मेजॉरिटी रिजेक्टेड द वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल दैट आर्टिकल 16 clause 4 was an exception to a requirement of equality in law in Article 16 clause 1. Instead, Article 16 clause 1 was seen as promoting equality in fact, and Article 16(4) was not an exception to this rule. Please try to understand that by way of bringing the compensatory provision, protective compensatory provision in the Constitution, we are to promote equality in fact, so that it could be translated into equality in law. तो यहां पर बहुत क्लियर बात कह दी गई। क्लियर बात का सैद्धांतिक तौर पर भी ये क्लियर है, और इसमें साफ कह दिया गया कि आर्टिकल 16(1) का ऑब्जेक्टिव, उसका फाउंडेशन इक्वालिटी इन फैक्ट को प्रमोट करना, इटसेल्फ प्रमोट करना है। तो वहां पर 16(4) को यह कहा जाना कि वो उसका अपवाद है, यह कहना उचित नहीं है। आर्टिकल 16(4) सर्व्स नॉट एज एन एक्सेप्शन, थ्रस्टफुली एम्फसाइज मैं यहां पर दे रहा हूं, जोर दे रहा हूं, बट एज एन इम्फेटिक स्टेटमेंट, वन मोड ऑफ रिकंसाइलिंग द क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड पीपल एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर फ्री कंपटीशन, द फॉरवर्ड सेक्शंस आर ऑर्डिनरली इंटाइटल्ड टू। ये जस्टिस कृष्णा अय्यर ने साफ तौर पर बात कह दी। तो यहां पर यह सेटल्ड हो गया। मेरा कहना है, बेस्ड अपॉन द स्टडी ऑफ द अवेलेबल मटेरियल, उनसे मिलाते हुए ये कहना है, मैंने कोट भी किए हैं चीजों को, कि इस केस के माध्यम से देयर हैज बीन ए प्रोफाउंड डॉक्ट्रिनल इम्प्लीकेशंस। डॉक्ट्रिनल इम्प्लीकेशंस इस केस में देखने को मिले। वो क्या थे कि साफ तौर पर कह दिया कि आर्टिकल 16 clause 1 itself is meant for promoting equality in fact. Therefore, this case has profound doctrinal implications in its upholding of compensatory discriminative measures as consistent with the general right of equality. Please keep in mind, मैंने आपको दो बातें पहले दी, इक्वालिटी इन लॉ, इक्वालिटी इन फैक्ट। अब मैं आपको दो बातें यहां पर फिर भी दे रहा हूं, और वो है जनरल राइट ऑफ इक्वालिटी। जनरल राइट ऑफ इक्वालिटी के कंसिस्टेंट में जो दूसरी बात है, वो स्टेट प्रयास करेगा और इस तरह से लाएगा कि जनरल राइट ऑफ इक्वालिटी प्रभावित ना हो, वो इंपैक्ट ना करे। नाउ आप यहां तक पूरी तरह से समझ चुके हैं कि ये डॉक्ट्रिन कहां पर आधारित है और ये डॉक्ट्रिन का काम क्या है। क्या इसे कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल करके फेंका जा सकता है, ये भी बात समझने की और सोचने की होगी। Now see please, I'm coming to the conclusion. कंक्लूजन में कुछ चंद बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। होल डिस्कशन को मैं कंक्लूड करता हूं कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड
आप ये ना समझेंगे ये किसी तरह से इनवैलिड है, बिल्कुल नहीं है। एंड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू ब्रिंग इक्वालिटी इन फैक्ट, ये भी बात आप देख लें कि ये एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है जो कि इक्वालिटी इन फैक्ट में लाने की बात करती है, जिसको कि इक्वालिटी इन लॉ में बराबरी में लाया जा सकता है। एक बात, जब मैंने आपसे कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, लेट मी एग्जामिन विद दिस क्या हम दिस कंपनसेटरी डॉक्ट्रिन को बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। आज की डेट में इसको बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। कंपनसेटरी डॉक्ट्रिन को मेरे विचार में अमेंडिंग के थ्रू निकाल करके बाहर नहीं फेंका जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा किया तो जो प्रियम्बल में दिए गए ऑब्जेक्टिव को हम कैसे फुलफिल कर पाएंगे। नाउ सेकंड पॉइंट, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 4 आर इनेबलिंग प्रोविजंस। आप समझ लीजिए वो इनेबलिंग प्रोविजंस है, दे डू नॉट कन्फर एनी फंडामेंटल राइट। आप ये नहीं कह सकते कि आई एम बिलोंगिंग टू ए वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो स्टेट से ऐसे नहीं कह सकते, कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि इट्स माय फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 4 एज द केस में भी, कि मुझे कोर्ट स्टेट को कंपेल करे कि वो मेरे लिए मेरे बेनिफिट में प्रोविजंस तैयार करे। ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये रिजर्वेशन का राइट फंडामेंटल राइट बिल्कुल नहीं है। क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16 की बात लें तो इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ एक्सेप्शन, पहली बात क्लियर हो चुकी है। एक बात और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम क्लॉज 1 को लेते हैं, क्लॉज 2 को लेते हैं, तो ये दोनों ही आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 क्लॉज 2 जो दिए गए हैं, इनको एज ए ट्रीट किया जाता है कि दे आर द बेसिस ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। मीनिंग देयर वाई कि ये दोनों आर्टिकल एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन को परमिट करते हैं। तो जो आपने आर्टिकल 14 के दौरान रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात पढ़ी, वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन का की यूटिलिटी द एप्लीकेशन यहां पर भी अवेलेबल है। मीन्स थ्रू द रीजनेबल क्लासिफिकेशन द स्टेट ब्रिंग the provision for advancement or upliftment of the weaker section of the society. Article 16 clause 1 permits reasonable classification. आप ऐसा नहीं कह सकते कि reasonable classification को permit नहीं कर सकता। Please just pay your attention कि जो reasonable classification किस प्रिंसिपल, किस सिद्धांत के आधार पर 16 क्लॉज 1 परमिट करता है, वो ही सिद्धांत है, वही प्रिंसिपल है जो आर्टिकल 14 में दिया गया था। इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट टू यूज पावर गिवन इन आर्टिकल्स 15 क्लॉज 1, 16 फॉर कोर्ट कैन नॉट इशू डायरेक्शन जनरल सिंह 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये दोहरा करके बात कह दी गई, क्योंकि वहां पर प्रमोशन में रिजर्वेशन के इशू लाए गए थे। आप इसे आगे पढ़ सकते हैं। और दिस इज असेस्ड दैट द डॉक्ट्रिन विल रिमेन इन फोर्स टिल द इक्वालिटी इन लॉ इज ट्रांसलेटेड इनटू इक्वालिटी इन फैक्ट। तो यहां पर आपने देखा कि ये जो ट्रांसलेशन की बात है कि दोनों में इक्वल, ट्रांसलेशन मीन्स फैक्ट में इक्वालिटी आए, ताकि इक्वालिटी इन लॉ एक जनरल डिक्लेरेशन दे सके। ऐसा करते रहने के लिए जब तक ऐसा नहीं हो पाएगा, तब तक मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कंपनसेटरी प्रोविजंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बराबर रहेंगे। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी